Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 25 हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और टर्म रिमूवल और जो रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है. सो कीप स्टेइंग विद मी टू द एंड ऑफ द वीडियो टू नो मोर अबाउट द हाई कोर्ट. सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी टुडेज टॉपिक. हाई कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का उच्च न्यायालय. इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट वर्क्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट. गाइस, जब हमने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट किया था, वहीं पर हमने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की को भी बताया था कि फर्स्ट नंबर पर कौन कोर्ट आएगा, सेकेंड में कौन कोर्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंडिया का हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कोर्ट या अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, इसलिए कि उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है. तो हमने सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग जितने भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हो सकता था, उन तमाम चीज़ों को प्रीवियस क्लास में कंप्लीट डिस्कस किया है. अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ताकि जो आज का हमारा टॉपिक है यानी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये सिमिलर है हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से. अगर उन वीडियोस को देख लें तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के टॉपिक को समझना ईजी हो जाएगा और चीज़ों को मेमोराइज़ करना, मेमोरी में सेव करना ईजी हो जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ये सेंट्रल लेवल पे हुआ और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट हुआ करता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के रिगार्डिंग ये बात मेंशन है कि हर स्टेट में हाई कोर्ट हो. मगर गाइस, हमारी कंट्री, हमारे भारत में अभी 28 स्टेट एग्जिस्ट करता है कि जिसमें से सिर्फ 25 स्टेट है जहां पर हाई कोर्ट है. यानी कि हमारे इंडिया में रिसेंट में 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट में है. तो मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनका हाई कोर्ट कॉमन है, यानी कई स्टेट का मिलाकर एक हाई कोर्ट. तो इसी बात को यहाँ मेंशन किया है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है. And the next, the number of judges in the High Court, unlike the Supreme Court, is decided by the President of India rather than the Parliament. इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ाना या कम करना ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, वाइस वर्सा सुप्रीम कोर्ट. इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर हैं यानी कि उनका स्ट्रेंथ को बढ़ाना घटाना ये पार्लियामेंट कर रहा था, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ाना कम करना ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दिया गया है. And the next, the Constitution of India provides one high court in each state. और Constitution of India प्रोवाइड करता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट हो. तो उसी पॉइंट को गाइस यहाँ बताया जा रहा है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए. तो नाउ हैव अ लुक एट की पॉइंट्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट. देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. करंट में, रिसेंट में इंडिया में 25 यानी 25 हाई कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं. द फर्स्ट हाई कोर्ट्स टू बी इस्टेब्लिश्ड वर. तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा था, कहाँ पर उसे इस्टेब्लिश किया गया था. तो ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन पॉलिटी से रिलेट करता है. तो पहला हाई कोर्ट जिसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, वो कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट एंड मद्रास. ये 3 हाई कोर्ट थे जिनको सबसे पहले 1862 में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया. और इन तीनों में से सबसे पहला कलकत्ता हाई कोर्ट था. इन द ईयर 1862 कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड. दिस इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया. तो सन 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ और ये इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट हुआ करता है. एंड द नेक्स्ट, द बम्बई एंड मद्रास हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड आल्सो इन द सेम ईयर. और गाइस, इसी के साथ साथ जो बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट है, इसको भी सेम ही ईयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना किया गया था. एंड द नेक्स्ट, द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स आर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, बोथ एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2019. और गाइस, अभी जो रिसेंट में जिन स्टेट में हाई कोर्ट्स को बनाया गया है यानी न्यूएस्ट हाई कोर्ट, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जिसको 2019 में इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है. So these points are very, very significant from exam point of view. And the next, in every high court, there is a chief justice and many other judges whose number is defined by the president of India. Guys, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और उसके अलावा अदर जजेस होंगे. जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था कि वहाँ पर एक CJI होंगे, उसके अलावा जजेस होंगे और वो जजेस का नंबर फिक्स है कि टोटल कितने होंगे, 34 होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 34 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में. मगर हाई कोर्ट के केस में ये तो फिक्स है कि चीफ जस्टिस होंगे, मगर उसके अलावा जो जजेस हैं उनका कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अदर जजेस के नंबर को ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन 2013. और गाइज, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से पहले जिन स्टेट में हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था वो ये हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जिनके 2013 में यहाँ पर हाई कोर्ट को बनाया गया था. And the next point, Delhi is the only UT which has a separate high court. This point is also very significant कि दिल्ली ये वाहिद ये ऐसा यूटी है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, कि जिसका अपना हाई कोर्ट है. तो गाइस, ये कुछ की पॉइंट्स थे रिलेटेड टू हाई कोर्ट.
अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, अगर हाई कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी एट कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंपोजिशन, फर्स्ट पॉइंट इज इच स्टेट हैज़ वन हाई कोर्ट। पहला पॉइंट ये है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, द हाई कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट को हेड यानी इसको चलाएगा कौन, वहां पर एक व्यक्ति होगा जो चीफ जस्टिस कहलाएंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। उसी के जरिए हाई कोर्ट को हेड किया जाएगा, चलाया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, द चीफ जस्टिस इज असिस्टेड बाय द अदर हाई कोर्ट जजेस। और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मदद अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट करेंगे। ये 3 पॉइंट थे रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। गाइस यहाँ पे एक पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है इन द ब्रैकेट। सो लेट्स सी, इफ रिक्वायर्ड पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स टू सॉल्व पेंडिंग केसेस। अगर ज़रूरत पड़े, अगर रिक्वायरमेंट हो हाई कोर्ट को बढ़ाने का, अगर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, बहुत सारे वर्कलोड आ रहे हैं किसी स्टेट में, तो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो हाई कोर्ट के नंबर को इंक्रीज कर सकता है। तो गाइस ये 2 पॉइंट है कि हाई कोर्ट के नंबर को इंक्रीज करना, और सेकेंड पॉइंट है हाई कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ाना। ये अलग अलग चीज़ है। अगर बात यह आती है कि हाई कोर्ट के जजेस को बढ़ाने का पावर किसके पास है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाई कोर्ट के नंबर को बढ़ाना हो, तो इसका पावर अथॉरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। सो कीप इट इन योर माइंड। एंड द नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। सो लेट्स सी, फर्स्ट, हाई कोर्ट जज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला ये कि जो हाई कोर्ट का जज बनेगा उसके लिए जरूरी है कि वो इंडिया का नागरिक हो। एंड द सेकंड, जज ऑफ द हाई कोर्ट हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सेकंड पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो 10 साल तक, एटलीस्ट 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो, या वर्क एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो ये है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो 10 साल के लिए, या ये कि वो हाई कोर्ट के अंडर 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो। अगर ये 2 पॉइंट पाया जाता है और प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। एंड द नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट। So first point, every judge is appointed by the president in consultation with the chief justice of the Supreme Court and governor of the concerned state। कि हर जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के हर जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इसी के साथ साथ उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर अदर हाई कोर्ट जजेस, इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। सेकेंड पॉइंट में ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को छोड़कर अदर जजेस को के अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। मगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और इसी के साथ साथ उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन करना पड़ता है हाई कोर्ट के अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और इसी के साथ साथ जो उस स्टेट के गवर्नर है उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। तो गाइस ये अपॉइंटमेंट था रिलेटेड टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपॉइंटमेंट हो गया तो हाई कोर्ट के जजेस ओथ किसके सामने लेते हैं। सो लेट्स सी, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट टेक ओथ बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। तो गाइस ये पॉइंट जो है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से अलग है, इसलिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और उसके अलावा अदर जजेस ये ओथ गवर्नर के सामने लेते हैं, उस स्टेट के गवर्नर के सामने ओथ लिया करते हैं, या ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति कि जिसे गवर्नर ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है उसके सामने चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या ले रहे थे, ओथ ले रहे थे। मगर यहाँ पे क्या गवर्नर के सामने ओथ ले रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस के ऑफिस का टर्म क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन गया तो कब तक वो जज बना रहेगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट, अ जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड हिज ऑफिस टिल अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। पहला पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बना है वो ऑफिस को उस वक्त तक होल्ड करता है जब तक उसकी उम्र 62 ना हो जाए। यानी कि हाई कोर्ट के जजेस का जो एज है, रिटायरमेंट एज, वो 62 है, यानी 62 साल के उम्र में वो रिटायर कर जाएंगे, यानी 62 साल तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था, 65 ईयर्स। एंड द नेक्स्ट, इफ ही वांट्स ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर हाई कोर्ट के जज को रिजाइन करना चाहते हैं, रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो वो लिखित में देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट को माइंड में रखना जरूरी है कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं और रिमूवल यानी कि अगर हाई कोर्ट के जजेस को रिजाइन देना हो तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट ही को देंगे, गवर्नर को नहीं। हाँ, गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसी के साथ साथ गाइस हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी किया जा सकता है, इंपीच भी किया जा सकता है। और इंपीच कौन करेगा, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव भी किया जा सकता है, उनके ऑफिस से उनको निकाला जा सकता है। तो गाइस जो रिमूवल प्रोसेस है
हाई कोर्ट के जजेस का वो बिल्कुल सेम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसीजर से. And the next, some other points, a high court judge after retirement can practice either in the Supreme Court or high court in which he has not served. Guys, ये ऐसा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट के जज से डिफरेंट है. वो क्या है कि हाई कोर्ट का जज जो रिटायर कर गए हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट भी ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पर इन्होंने काम ना किया हो. मगर सुप्रीम कोर्ट के केस में इसका उल्टा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. उसका रीज़न ये है कि वो सीनियरिटी का मसला आ जाता है, सीनियरिटी का इशू आ जाता है. यहाँ पर हाई कोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, इस वजह से हाई कोर्ट के जज जो रिटायर कर गए हैं वो अपने से ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन हाई कोर्ट में जहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया है. एंड द नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस. तो गाइस ये हमने देख लिया हाई कोर्ट के जजेस का ऑफिस का टर्म क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो, उनको उनके ऑफिस से निकालना हो, तो उसके प्रोसेस क्या है. तो गाइस ये बिल्कुल सेम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस से. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट को मेंशन किया है. सो लेट्स सी, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. तो हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर आप जो है हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ग्राउंड सेम है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. अगर ये दो चीज़ प्रूव हो जाता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो प्रूव होने के बाद एक रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट में लाया जाएगा. उस रेजोल्यूशन को अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है तो 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए. अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है तो 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए. जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा फिर एक कमेटी बनाई जाएगी 3 लोगों की, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा. ये तीनों व्यक्ति मिलकर उस रेजोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कंसीडर करेंगे. आफ्टर कंसिडरेशन फिर उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के जरिए. स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 2/3 वाला. फिर उसके बाद जब स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि सिग्नेचर के बाद हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर दिया जाएगा. तो ये प्रोसेस था. एंड द सेकंड पॉइंट, अप्रूवल ऑफ द 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस इज आल्सो नीडेड टू गो अहेड विद द इंपीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. उसी पॉइंट को बताया जा रहा है कि 2/3 मेजोरिटी के जरिए ही हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच किया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 62 ईयर्स. और हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट का एज क्या है, 62 यानी 62 साल. तो गाइस ये प्रोसेस था हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का. तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफॉर्मेशन को, कि हाई कोर्ट के जजेस को कौन ट्रांसफर करता है. ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर ओनली इफ. तो गाइज हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने का पावर और अथॉरिटी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, मगर ग्राउंड होना चाहिए. तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं अगर, फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज डन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट के ट्रांसफर के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस. और इसी के साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ भी कंसल्टेशन करना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. एंड द थर्ड पॉइंट, इफ अप्रूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. और इसी के साथ साथ उसी स्टेट के चीफ जस्टिस से भी क्या अप्रूवल लेना पड़ता है. तो 3 पॉइंट है. पहला ये कि अगर हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले सीजीआई से कंसल्टेशन करना पड़ता है, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस से, और उसके अलावा उसी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन और अप्रूवल के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग, द हाई कोर्ट जज हु इज ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेटरी अलाउंस इन एडिशन टू हिज सैलरी. तो गाइस इस पॉइंट में ये एडिशनल पॉइंट है कि जिन हाई कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है तो उन जजों को जो है कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी दिया जाएगा सैलरी से हटकर. तो गाइज अब हम यहां से हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस करेंगे. जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिफरेंट काइंड के पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन दिए गए थे, ठीक इसी तरह हाई कोर्ट को भी कुछ ज्यूरिसडिक्शन दिए गए हैं. सो लेट्स सी, ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी आउट जजमेंट एंड इन्फोर्स द लॉज. ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली ये एक किस्म का पावर है, शक्ति है कि जिसे एक कोर्ट ऑफ लॉ जजमेंट को करने और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए यूज करता है. सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड द सेकंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड द थर्ड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. गाइस वही बिल्कुल सेम ज्यूरिसडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू. तो फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सो लेट्स सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस द पावर टू कंट्रोल दोज केसेस दैट कैन नॉट बी एडवांस्ड इन अदर कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये उन पावर को पॉजेस करता है, यानी कि उन केसेस को कंट्रोल करने के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को यूज किया जाता है जिन केसेस को हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स में पेश ना किया गया हो, सबमिट ना किया गया हो. उस टाइम हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को यूज करके केसेस को सॉल्व करता है. एंड द नेक्स्ट, द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू द मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी, विल, मैट्रिमोनियल एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट केसेस. तो गाइज हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का एक्सटेंशन एडमिरलिटी, विल, मैट्रिमोनियल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे केसों तक है.
यानी कि इन तमाम केसेस में हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को यूज़ करता है. And the next type is appellate jurisdiction. So let's see, this possesses the power to control the cases of appeal against the judgment provided by any district courts or any subordinate court in the country. तो गाइज appellate jurisdiction का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट appellate jurisdiction को यूज़ करके उन केसेस को, यानी कि उन केसेस को कंट्रोल करता है कि जिन केसेस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं कंट्री में, उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया हो. यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होते हैं या सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं कंट्री में, उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, जो जजमेंट प्रोवाइड किया गया है, उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट अपीलेट जुरिडिक्शन को यूज़ करके उन अपील को, उन केसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है और सॉल्व करता है. द केसेस इंक्लूड सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. और वो किस टाइप के केसेस होते हैं? लाइक सिविल केसेस यानी कि शहरी, एंड क्रिमिनल केसेस जो जुर्म वगैरह से रिलेटेड मैटर होता है, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, इन तमाम केसेस को डील हाई कोर्ट अपने अपीलेट जुरिडिक्शन से करता है, उसे सॉल्व करता है. एंड द नेक्स्ट टाइप इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, any government department, legislature or governor may mention and send a specific case for consideration to the high court if it has certain special arrangement. तो गाइस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर, गवर्नर किसी भी स्पेसिफिक केस को कंसिडरेशन के लिए एक हाई कोर्ट को सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है, तो हाई कोर्ट अपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज़ करके इस तरह के स्पेसिफिक केस को क्या करता है, हियर करता है, सुनता है, सॉल्व करता है. और हाई कोर्ट को इस तरह का पावर देना, यानी कि स्पेसिफिक केस को सुनना जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर के जरिए भेजा गया है, इसे हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं. एंड द नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू. हाई कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर डेवलप्ड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट with a perception of reducing any kind of mistake or error that can creep in the judgment. It is referred as judicial review. तो गाइस जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है, ठीक इसी तरह हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू का पावर और अथॉरिटी दिया गया है. इसी पॉइंट को यहाँ बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दिया गया है कि किसी भी जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू करने का, जिस जजमेंट और ऑर्डर को किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा दिया गया हो. और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो भी हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट ने फैसला सुनाया है या जजमेंट दिया है, तो उसको रिव्यू करना कि आया उसमें कोई मिस्टेक है, एरर है, गलती है. अगर किसी भी काइंड का मिस्टेक या एरर पाया जाता है तो हाई कोर्ट रिव्यू करके उस एरर और मिस्टेक को क्या करता है, रिड्यूस करता है, खत्म करता है. तो ये पावर होता है हाई कोर्ट के पास रिव्यू करने का, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है. आज हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया है, लाइक कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट, फिर उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन को देखा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, टर्म और इन तमाम चीज़ों को देखा रिलेटेड टू हाई कोर्ट जजेस. तो अब कंक्लूजन ये है कि जो हाई कोर्ट होता है, तो ये हाई कोर्ट हर स्टेट और यूटीज़ में अपीलेट जुरिस्डिक्शन का सबसे बड़ा कोर्ट कहलाता है. इसी के साथ साथ जो हाई कोर्ट है, ये अपने ओरिजिनल सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को उसी वक्त यूज़ करता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लॉ के जरिए ये अथॉरिटी ना दिया गया हो. यानी कि जो हाई कोर्ट से नीचे का कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लॉ ने ये अथॉरिटी ना दिया हो, तब फिर हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को यूज़ करता है. और गाइस इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ जस्टिस और गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्टेशन करके, जो कि आर्टिकल 217 में बताया गया है. और इसी के साथ साथ गाइस जो हाई कोर्ट का जो ज़्यादा काम होता है, द वर्क ऑफ द मोस्ट हाई कोर्ट, यानी ज़्यादातर हाई कोर्ट का जो काम होता है, ये स्पेसिफिकली लोअर कोर्ट से आए हुए जो अपील होते हैं, कंप्लेन होते हैं, उन पर हुआ करता है. और इसी के साथ साथ जो रिट पिटीशन है अंडर आर्टिकल 226, 227, उन तमाम चीज़ों पर क्या है, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट क्या करता है, काम क्या करता है. तो गाइस ये आज का कंक्लूजन था. आज हमने हाई कोर्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.